सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है आनुवांशिकता। अब पेपर की दृष्टि से अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो हमारे पेपर में एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और लिंग निर्धारण, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल एक एक ना एक आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाते हैं। या तो आपका ये पहला क्वेश्चन बनेगा एक संकर संकरण, या फिर बनेगा द्विसंकर संकरण, और या फिर बनेगा लिंग निर्धारण। लेकिन भाई क्या हमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही करना है? नहीं भाई, हमें इस चैप्टर से बनने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी कवर करना है। जैसे गुणसूत्र पर सवाल आता है, जैसे इस अनुवांशिकता पे सवाल आ जाता है, मेंडल जी ने मटर के पौधों को क्यों चुना था, इस पर सवाल आ जाता है। तो भाई इस चैप्टर को हमारे साथ में बहुत ही डीप में आप लोग जल्दी से अगर कवर करना चाहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर, बहुत मजा आने वाला है आज के इस सेशन में और बहुत अच्छी तरीके से मैं अपने बच्चों के साथ में चीजों को कवर करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मुझे जल्दी से बताना, तो एक बार जल्दी से आप लोग बताइएगा क्या आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो सारे बच्चों को क्लियर है? वाह, देखते देखते बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में लाइव आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता हूं कितने सारे बच्चे हमारे साथ लाइव आ गए। वाह, देखते देखते हम लोग हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग डेली वेट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अब मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं। मैंने आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर डाली है। एक एक प्रश्न जो कि इस पैसेज से हर साल प्रश्न पूछा जाता है और यहां से प्रश्न बनेगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों को छोटी छोटी सी बहुत सारी और चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में हमने बीच बीच में क्वेश्चंस भी रखे हैं और इस चैप्टर को बड़ी मजेदार तरीके से हम आपके साथ में कवर करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हमारे इस चैप्टर का सिलेबस क्या है। ध्यान से हमारी बात को समझना। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लक्षणों की वंशागति में मेंडल जी ने क्या योगदान दिया था, पहले वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे मेंडल का एक संकर संकरण, जहां से पेपर में हमारे या तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और या तो फिर हमारे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और फिर उसके बाद मेंडल का द्विसंकर संकरण, अगर हम बात करें तो यहां से भी हमारे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बता देता हूं कि ये हमारा बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर है और हमने तीनों चैप्टर डिटेल में बायोलॉजी के पढ़ा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। सो भाई पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपको डिटेल में हर एक चीज को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहा है, राइट। आगे देखो, फिर उसके बाद हम मेंडल के नियम के बारे में बात करें तो यहां से भी पेपर में हमारे लॉन्ग या फिर मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और लिंग निर्धारण ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमारे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो आपको टॉपिक यहां दिख रहे हैं, यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और ये हो गया शॉर्ट। एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से पढ़ा दूंगा उसके बाहर नहीं आएगा, ये हमारा वादा है। तो एक बार फटाफट से बता दो कि सर सब कुछ क्लियर है। वाह क्या बात है, बहारो फूल बरसाओ, ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहली चीज हमें इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें लिखी हुई हर चीज को ध्यान देना है क्योंकि यहीं से हमारे पेपर में पिछले वर्ष भी क्वेश्चन आया है और इस वर्ष भी हमारे पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहली चीज हमें यह जानना है कि जो मेंडल जी हमारे थे, इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जन्म हुआ था इनका 1822, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था कब, 1884। आपकी बायोलॉजी के अंदर मेंडल जी ही ऐसे हैं जिनके बारे में आपसे एक्स्ट्रा चीजें भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। फिर दूसरी चीज बहुत अच्छी से समझो, मेंडल जी रहते कहां पर थे। मेंडल जी एक देश के अंदर रहते थे और वो देश था कौन सा, ऑस्ट्रिया। बहुत अच्छे से समझना, मेंडल जी एक देश के अंदर रहते थे जो कि था हमारा क्या, ऑस्ट्रिया देश। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि मेंडल जी कहां रहते थे। मेंडल जी ऑस्ट्रिया देश में रहते थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया देश में अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी जो है वो है वियना। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अब मेंडल जी जब छोटे थे तो ये पढ़ाई किए थे, तो इनकी पढ़ाई कहां पे हुई थी, एक गिरजाघर में हुई थी। तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट करना कि मेंडल जी की जो पढ़ाई हुई थी वो कहां पर हुई थी, गिरजाघर में हुई थी, ठीक है। अब ये मेंडल जी क्या थे, ये गणित और विज्ञान के बहुत अच्छे
एक कह सकते हैं कि व्यक्ति थे जिनको गणित और विज्ञान का बहुत ज्यादा नॉलेज था। अब ये नॉलेज गेन करने के लिए कहां पर गए थे, ऐसा सवाल पिछले वर्ष 2025 में पूछा गया है। 2025 में एक सवाल आया था कि मेंडल जी अपनी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहां पर गए थे, और ये वही सवाल है जिसको एक दिन पहले हमारे द्वारा चैलेंज किया गया था कि कल बोर्ड एग्जाम में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा, और अगर यह सवाल पेपर में नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और यह सवाल आज के पहले कभी भी पूछा नहीं गया था जब पिछले वर्ष हमने ये बात बोली थी। तो मैं आपको इस वर्ष बहुत अच्छे से बता देता हूं कि अगर इस वर्ष अब जो बोलने जा रहा हूं और अगर प्रश्न ना आए तो फिर वही बात रिपीट कर दूंगा जो अभी मैंने रिपीट की है। ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ष आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल जी किस सब्जेक्ट में मेधावी छात्र थे, तो वो है हमारा सवाल गणित और विज्ञान में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। सवाल यहां से बन सकता है कि मेंडल जी कौन सी परीक्षा में असफल हो गए थे, तो ये चीज याद रखना है कि एक सर्टिफिकेट का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में मेंडल जी असफल हो गए थे और उसके बाद इन्होंने ये वापस अपने मोनेस्ट्री आ गए थे, मोनेस्ट्री में वापस आ गए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने अपने गणित और विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करके मटर के पौधे पर अध्ययन करना शुरू कर दिया था। ये बात याद रखना है। दूसरी चीज, जो मेंडल जी थे इनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो मेंडल के ऊपर शोध कर रहे थे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मेंडल जी ने क्या बताया था, ये वंशागत गुणों का अध्ययन कर रहे थे। तो वंशागत गुण क्या होते हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे उनके बारे में। ठीक, दूसरी चीज, मेंडल जी से पहले भी, इस पॉइंट को भी नोट करना है कि क्या मेंडल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मटर के पौधे पर जो है शोध किया था? नहीं, पहले नहीं थे। लेकिन मेंडल जी पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त उनको हुए थे उनका उन्होंने रिकॉर्ड रखा था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मतलब सर, जैसे मेंडल जी ने पहले एक मटर के पौधे को लिया, फिर एक साल बाद उनसे जो दूसरे पौधे तैयार हुए उन पौधों को लिया, उनके बीच में जो लक्षण उन्होंने देखे उसका उन्होंने रिकॉर्ड रखा था, और उसके बाद मेंडल जी को आनुवंशिकता का खोजकर्ता माना जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? आनुवंशिकता का खोजकर्ता, यानी इन्होंने आनुवंशिकता की खोज करी थी। अब हम ये समझेंगे कि भाई चैप्टर का नाम तो आनुवंशिकता है, लेकिन पहले सर आपने यही पढ़ा दिया कि मेंडल जी कौन थे, इनके बारे में डिटेल में बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक एक छोटी छोटी चीज का मैं आपसे सवाल भी करूंगा और आप उसका जवाब भी करोगे। सर बच्चों को हमारे पोल दे दीजिएगा। एक सवाल आ गया है हमारी स्क्रीन के सामने, और ये सवाल ये है कि मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? देखो बच्चों ध्यान से समझना, क्या मेंडल का जन्म रूस में हुआ, अमेरिका में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, या फिर ऑस्ट्रिया में हुआ? जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को अभी एक्सप्लेन किया कि मेंडल जी का जन्म ऑस्ट्रिया देश के अंदर हुआ था, और ऑस्ट्रिया देश के अंदर अगर मैं राजधानी के बारे में बात करूं तो राजधानी ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना है। ठीक है, ये बात हमने बताई। दूसरी चीज हमने आप लोगों को ये बताई कि जो मेंडल जी थे इनका जन्म जो हुआ था वो 1822 में हुआ था, ये पॉइंट आपको नोट करना है। इनका जो निधन हुआ था वो 1884 में हुआ था, ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी गिरजा घर में कंप्लीट करी थी, यानी ये गिरजा घर में पढ़ने के लिए गए थे, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, ये गिरजा घर में गए थे पढ़ने के लिए, गिरजाघर में पढ़ने के लिए गए थे, और बाद में ये वियना विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए थे। कहां पर? वियना विश्वविद्यालय में ये पढ़ने के लिए गए थे। तो ये बात आपको याद रखना है, यानी प्राइमरी में इन्होंने गिरजाघर में पढ़ाई करी है और अपर में इन्होंने जो है वियना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी है। यहां से प्रश्न पेपर में आता है। तो भैया ये कहां पर पढ़ने के लिए गए थे? ये पढ़ने के लिए गए थे मेरे प्यारे बच्चों मतलब वियना, और उसके बाद गिरजाघर में। रहने वाले कहां के थे? ऑस्ट्रिया के। अब ये बड़ा सवाल आता है एक पेपर में कि भैया वंशागत लक्षण क्या होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करना। अच्छा एक छोटा सवाल पूछूं आपसे, अभी आप अपना एक शीशा आसपास कहीं दिखाई दे रहा हो तो उसको उठाइए और शीशा उठा करके उसमें अपना चेहरा देखिए और अपने चेहरे को अपने मम्मी से या पापा से मिलाइए। आपको क्या सेम दिखेगा? आपको ऐसा दिखेगा कि अरे मम्मी की आंखें काली थी इसलिए मेरी आंखें भी काली हैं। अरे भाई मम्मी के कान या पापा के कान लटके हुए थे, इसका मतलब है कि मेरे कान भी ऐसे लटके हुए हैं, या पापा के कान ऐसे चिपके हुए थे तो मेरे कान भी चिपके हुए हैं।
या आपने कभी ऐसा देखा होगा आपने कभी कि भाई कुछ लोगों के जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बच्चे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा धंसा हुआ होता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे धंसा हुआ होता है, ऐसा आपने देखा। बस यही लक्षण क्या कहलाते हैं? वंशागत लक्षण कहलाते हैं। यानी वंशागत का मतलब वंश आगत, है ना। यानी एक वंश का मतलब पीढ़ी, एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं उन्हीं को वंशागत लक्षण बोलते हैं। यानी सर समझ गए कि वंशागत लक्षण क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले क्या लक्षण क्या कहलाते हैं? इन्हें ही हम वंशागत लक्षण कह सकते हैं। ठीक है, ये बात हमारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अभी जरा ध्यान से हमारी बात को समझना, अब आगे हमारी बात को ध्यान से समझना। अब मैं यहां पर आपको दो महिलाएं दिखा रहा हूं, जिनमें से ये महिला जो आपको दिख रही है, ये क्या है? इस की क्या है? माता जी हैं। यानी ये पुत्री है और ये माता जी है। अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई, इनकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? कुछ नीली नीली जैसी दिख रही हैं, ठीक है, और इनकी आंखें भी कुछ नीली नीली जैसी दिख रही हैं। इससे क्या पता चलता है कि भाई ये लक्षण जो आंखों का नीलापन आपको दिख रहा है, ये इनसे, इनकी माताजी से इनकी पुत्री में गया है, और इसे ही कहा जाता है वंशागत लक्षण। यानी सर हम आसानी से इस बात को समझ गए कि जो वंशागत लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। पर बोर्ड पेपर में एक सवाल आता है, मैंने कहा ना कि भाई मैं आपको दोनों चीजें साथ में कराता हुआ चलूंगा। जैसे पहला वंशागत लक्षण, दूसरा उपार्जित लक्षण। क्या होता है वंशागत लक्षण और क्या होता है उपार्जित लक्षण? वंशागत लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सर, जैसे बॉडी का कलर, आंखों का रंग, कान, है ना, इनका आकार, नाक का आकार, ये सब क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इन्हीं को वंशागत लक्षण बोलते हैं। यानी सर हम बहुत अच्छे से समझ गए कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वंशागत लक्षण बोलते हैं। और ये लक्षण कहां पर छुपे होते हैं वो समझते हैं। ठीक, बहुत प्यार से समझना, उसको समझते हैं कि भाई ये लक्षण कहां पर छुपे होते हैं। ध्यान से समझना, आपने 9th क्लास में एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ा होगा, कोशिका, चैप्टर ही पढ़ा था। उस कोशिका में पाया जाता है एक केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? गुणसूत्र ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। और ये गुणसूत्र जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। तो भाई ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो लक्षण होते हैं ना, ये किसके अंदर छुपे होते हैं? ये किसके अंदर छुपे होते हैं? ये डीएनए में उपस्थित होते हैं, है ना। ये किस में उपस्थित होते हैं? डीएनए में उपस्थित होते हैं। और इसी कारण आपने डीएनए टेस्ट के बारे में भी सुना होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? सर मेरी पड़ोसन की आंखें ऐश्वर्या राय जैसी हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये लक्षण डीएनए में उपस्थित होते हैं। और ये जो वंशागत लक्षण होते हैं इनके कुछ उदाहरण है, जैसे आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बीजों का रंग। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, थोड़ा हंसाने की कोशिश करते हैं आपको, मैं कैसा हूं? काला हूं, है ना। मैं कैसा दिख रहा हूं आपको? एकदम काले रंग का दिख रहा हूं, है ना, काला हूं ना मैं। अब मान लीजिए कि मेरा विवाह किसी एक सुंदर कन्या से हो जाए, ठीक, अब क्या होगा? वो गोरी, मैं काला। अब हमारी जो संतानें पैदा होंगी वो संतानें किस बात के ऊपर किस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरी संतानों का कलर कैसा होगा? ये डिपेंड करेगा मेरे कलर के ऊपर और मेरी पत्नी के कलर के ऊपर। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। या ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं एकदम बदसूरत काला सा, मेरी पत्नी भी एकदम बदसूरत काली सी। पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बच्चे का कलर फेयर हो सकता है, गोरा हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी का कलर फेयर है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसका मतलब मेंडल जी ने ये सब भी पता लगाया कि भाई एक पीढ़ी से फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, ये सब लक्षण मेंडल जी ने पता लगाए। तो इससे क्या पता चला कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया सारे बच्चों को? आ गया ना?
चलो भाई, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब मन में आ रहा है भाई उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, है ना सर? ये तो समझ गए कि वंशागत क्या होते हैं, उपार्जित क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि, बहुत ध्यान से समझना, मैं कैसा हूं, दुबला पतला, लेकिन हो सकता है कि मेरी मम्मी जो है वो मोटी हूं। यानी ये लक्षण तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा ना, कि एक परिवार में एक सदस्य मोटा है तो दूसरा भी मोटा होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक घर में आपको एक दुबला पतला इंसान भी दिख सकता है और मोटा इंसान भी दिख सकता है। यानी वो लक्षण जो उपार्जित किए जाते हैं, मतलब आसपास के, मतलब जो हम लोग का जब जन्म हो जाता है उसके बाद हम लोग ग्रहण करते हैं उनको। जैसे मोटापा, मोटापा तो यहाँ आकर के हम ग्रहण किए ना, कि भाई हमारा जन्म हो गया, हमको ज्यादा पोषण अच्छे से मिल गया, हमारे शरीर जो है वो उसी हिसाब से हो गया। हमको पोषण अच्छे से नहीं मिलेगा तो हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। यानी सर हम समझ गए कि वे लक्षण जो व्यक्ति के जीवन काल में बनते हैं और अगली पीढ़ी में वो नहीं पहुंचते, कि भैया मैं मोटा था तो क्या मेरी संतान भी मोटी होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये है कि भैया मोटापा, या जैसे मान लीजिए यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड पेपर में, मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक दो चूहों के बीच में संकरण कराया गया और उनसे चूहे का एक बच्चा पैदा होता है, अर्थात एक संतान पर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, ध्यान से बस सुन लो। ठीक है, आपने मन से नहीं बनाया मैंने, कि दो चूहे लिए, ऐसा सवाल है एनसीईआरटी में, और दो चूहों के बीच में संकरण कराया, यानी कि उनके बीच में कुछ कोई प्रक्रिया, अभी आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे संकरण क्या है, और फिर उससे एक संतान पैदा हुई चूहे की, उसकी पूंछ थी। लेकिन अब हमने एक चूहे की पूंछ को काट दिया, या हमने दोनों चूहों की पूंछ को काट दिया। अब उनसे जो संतान पैदा होगी, क्या उसके पूंछ होगी कि नहीं होगी? आप बताइए, पूंछ होगी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और अभी किसी दुर्घटना की वजह से मेरा हाथ यहां से हट जाए, समझना, और अब मेरी संतान पैदा होगी तो क्या उसके हाथ नहीं होगा? होगा ना। यानी ये जो हाथ यहां से कट के अलग हो चुका है, कैसा लक्षण है? उपार्जित है, जिसको हमने यहां पर जो है वो अर्जित किया है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं सर, आप गुरुजी हमारे लिए भी तो कुछ कीजिए। आप लोग 10th की क्लास यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन 11th की कोई नहीं पढ़ा रहा। भाई 11th में हमारे यहाँ पे इंग्लिश की क्लास चल तो रही है, मैथमेटिक्स की चल रही है, इंग्लिश की चल रही है। आज तो सर पढ़ा रहे हैं 11th वाले चैनल पे, है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एक पोल दे दीजिएगा सर बच्चों को हमारे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल पूछा जा रहा है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या उनको हम भिन्नता बोलते हैं, या फिर उनको हम विविधता बोलते हैं, या फिर उनको आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं? जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं हम उनको आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, है ना। तो ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब एक सवाल आता है हमारे पेपर में कि आनुवंशिकता की परिभाषा बताइए और इसकी खोज किसने करी थी? आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता का मतलब कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें इसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। और फिर उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे स्थानांतरित होना, इस पूरी प्रक्रिया को हम आनुवंशिकता बोलते हैं। यानी सर हम बहुत अच्छे से समझ गए कि अगर यहां पर एक नर है और उसके बाद एक मादा है, ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी जो संतान पैदा हुई, उस संतान के अंदर या तो इस नर का गुण होगा या तो इस मादा का गुण होगा। आ रही मेरी बात समझ में? बस यही लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए, इन्हीं को आनुवंशिक लक्षण बोले। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको समझाते हैं। अभिषेक बच्चन जी की आंखें कैसी हैं? काली हैं। और ऐश्वर्या राय जी की आंखें कैसी हैं? कुछ नीली नीली जैसी आंखें हैं, है ना। अब उनकी संतान ने जब जन्म लिया तो उसकी आंखों का कलर तो अभिषेक बच्चन जैसा था, ऐश्वर्या जी जैसा तो नहीं था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो लक्षण उनको पिताजी से मिल गया, है ना, उनको लक्षण पिताजी से मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जी की आंखें जो नीली थी, तो उनके आंखों का रंग नीला है, जो कि इस बच्चे के अंदर छुपा हुआ है। आगे जाकर के ये लक्षण इनकी संतान में देखने को मिल सकता है। यानी जब इनकी संतान जन्म लेगी तो यानी ऐश्वर्या राय जब नानी बनेंगी, तो हो सकता है कि ऐश्वर्या राय जी का जो नातिन पैदा हो या नाती पैदा हो, उसकी आंखें ऐश्वर्या राय जैसी हो। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई कि एक लक्षण कैसे दूसरी पीढ़ी में जाता है। क्लियर है? फिर देखो, ये बात सभी को समझ आ गई। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने करी थी 1866 में। यानी मेंडल जी का आपको पूरा नाम भी देखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं सर। एक पोल वाला प्रश्न है बच्चों के लिए कि आनुवांशिक शब्द का या फिर आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये सवाल हमारा 2017 के पेपर में आया था, फिर 2022 के पेपर में आ गया और फिर उसके बाद 2024 के पेपर में आ गया। और ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर पोल दे दिया आपने? महंग सर पोल दे दीजिएगा बच्चों को। तो आप एक बार मुझे फटाफट से बताइए कि क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि भैया आनुवांशिकी शब्द की का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? आपको फटाफट से बताना है। क्या ये कॉरेंस ने किया था, या फिर मेंडल ने किया था, या फिर डार्विन ने किया, या फिर बैटसन ने किया था? देखो, डार्विन पहले हमारे सिलेबस का हिस्सा होते थे जब जैव प्रकाश भी जैव इसी आनुवांशिकता में जैव विकास नाम का एक टॉपिक और जुड़ा हुआ था, तो वहां पर डार्विन जी थे। ठीक है, बैटसन का नाम हमने सुना नहीं है, कॉरेंस का नाम हमने सुना नहीं है, मेंडल का नाम हमने सुना है, और 64% बच्चे जो है वो मेंडल कह रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा बैटसन, क्योंकि अब यहीं पे जो है इसीलिए यह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझो, अगर ये हो जाए प्रश्न कि आनुवांशिकता की खोज किसने करी, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना कि आनुवांशिकता की खोज किसने करी, तो ये अगर सवाल आता है तब आएगा करेक्ट आंसर मेंडल। लेकिन अगर ऐसा आ जाए पेपर में कि आनुवांशिकी शब्द की खोज किसने करी, ये सवाल अगर आएगा, तो आनुवांशिकी शब्द की खोज सबसे पहले, आनुवांशिकी शब्द की जो खोज थी वो सबसे पहले किसने करी थी? वो करी थी मेरे प्यारे बच्चों बैटसन ने। किसने करी? वो करी बैटसन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटसन, यानी ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी वाले सर कितने बच्चे हैं? 27। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बैटसन ने सर्वप्रथम 1905 में आनुवांशिकी शब्द की क्या करी थी? सबसे पहले उसका प्रयोग किया था। तो यहां से पेपर में सवाल बन जाता है। एक और सर सवाल है हमारे पास कि मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग में सबसे पहले कौन से पादप उन्होंने प्रयोग करे थे? मैंने चैप्टर को ऐसे डिजाइन किया है आज कि आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपके सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से मैं डिजाइन करके लाया हूं आज के सेशन में। तो मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग किस पादप पर करे थे? क्या गुलाब पर, या गेंदा पर, या गुड़हल पर, या फिर मटर पर? मेंडल, मां से मेंडल और मां से मटर। ठीक, तो इन्होंने गुलाब पे नहीं किया, गेंदा पे नहीं किया, गुड़हल पर नहीं किया, मटर पे किया। अब बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्यों, है ना? आखिर क्यों इन्होंने मटर को ही चुना? आखिर क्यों इन्होंने मटर को चुना? इन्होंने क्यों नहीं चुना किसी और को? ये गुड़हल चुन लेते, गेंदा चुन लेते, गुलाब चुन लेते। अरे मेंडल जी आपने मटर ही क्यों चुना? इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, और जो बहुत सारे कारण हैं वहीं से हमारे पेपर में एक सवाल बन जाता है। ठीक, यहीं से हमारे पेपर में एक सवाल बन जाता है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? ये जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सवाल ही हमारा 2020, 2022, 2023 और 2025 में पूछा गया है। क्या कह रहे हैं सवाल? कह रहे हैं कि लक्षणों की वंशागति में मेंडल जी का क्या बता दो? योगदान बता दो। ठीक, तो अब मेरी बात बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। मेंडल जी ने क्या किया, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा। मेंडल जी ने क्या किया? सबसे पहली बात, मेंडल जी ने मटर के पौधे को चुना। यानी मेंडल जी ने पहला काम किया, मटर का पौधा चुना। और मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि एक वो वार्षिक पौधा था, यानी उसमें हर साल फल निकलता था, हर साल उसमें फूल निकलते थे। वो उसमें कई रंग के फूल पाए जाते थे, बैंगनी कलर का, सफेद कलर का। उसका जो तना होता था, कहीं कहीं आपने मटर का छोटा पौधा देखा होगा, कहीं पे आपने बड़ा पौधा देखा होगा। तो एक ये लक्षण भी था। एक दूसरा लक्षण ये था कि जो मटर के पौधे के बीज होते हैं,
वो दो रंग के होते हैं, पीले होते हैं, हरे होते हैं। इसलिए मंडल जी ने भी मटर के पौधे को चुना। यानी सबसे मेन कारण था मंडल जी का जो मटर के पौधे को चुनना, वो ये था कि उसमें अनेक लक्षण पाए जाते थे और उसमें 7 प्रकार के लक्षण मंडल जी ने ढूंढे थे। तो ये सवाल भी पेपर में बन सकता है कि मंडल जी ने कितने लक्षण ढूंढे होंगे। ठीक, तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। तो अगर पेपर में सवाल आता है कि मंडल जी ने आखिर क्यों मटर के पौधे को चुना, तो वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो मटर के पौधे का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा? पाइसम सटाइवम। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में एक सवाल आता है कि जो मटर का पौधा होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जैसे मानव का पूछा नहीं जाता, होमोसेपियंस। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मानव का आप वैज्ञानिक नाम बताओ, तो कह रहा आदि मानव। मैंने कहा वाह भाई, है ना। तो ऐसे आपको पेपर में करके आना, जैसे मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर उसके बाद दूसरी चीज, मेंडल ने विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधे को चुना। जैसे हमने कहा ना कि भाई क्यों, आखिर उनका योगदान क्या है, उन्होंने मटर के पौधे को चुना। और दूसरी चीज, उन्होंने लगभग 29,000 मटर के पौधों के ऊपर क्या कर दिया? अध्ययन किया। और सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया, उसका रिकॉर्ड भी रखा। और कितने सालों तक अध्ययन किया? 8 वर्षों तक लगातार। सोचो, और यहां 10th क्लास का बच्चा 4 दिन पढ़ता है और अपने आप को टॉपर समझ लेता है। उसको लगता है बस मैं ही पढ़ लिया, मैं अब बहुत पढ़ता हूं, मैं ही टॉपर हूं। और मंडल जी ने 8 वर्षों तक अध्ययन किया। और मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं, मंडल जी ने जब 8 वर्षों तक अध्ययन किया, रिजल्ट जानते हो कब मिला? जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद। क्योंकि इन्होंने अभिलेख लिख करके रख दिए थे। और जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद मंडल जी जो है, उसके बाद मंडल जी को के मतलब आनुवंशिकता के जो लक्षण उन्होंने रखे थे, बाद में ऐसा पता चला कि इसकी खोज मंडल जी ने करी है। क्योंकि वो एक सभा में रख आए थे अपने लक्षणों को। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई। और उस सभा का क्या नाम है वो भी पेपर में इस साल बन सकता है, पेपर में क्वेश्चन। क्या? देखो, मंडल जी ने 7 लक्षण ढूंढे थे। अब ये 7 लक्षण कौन से थे? बीज का रंग, बीज का आकार, तने की लंबाई। तो ये 7 लक्षण ऐसे नहीं पूछे जाते, बस इतना पूछा जाता है कौन से लक्षण, मतलब कितने लक्षण देखे थे। मंडल जी ने 7 लक्षण देखे थे, उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। और फिर उसके बाद वो समय काल कौन सा था? 1857 से लेकर के 1865। बस 1857 की क्रांति याद रखना कि जब इधर क्रांति चल रही थी तो उधर मंडल जी अध्ययन कर रहे थे। ठीक, फिर देखो क्या होता है। इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया और अपने जो उन्होंने लक्षण निकाले ना, उनको कहां रखा? फिर सुनो, उनको रखा गया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस सभा में उन्होंने रखा। और आपको मैं एक बात बता दूं, जब ये नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में इनके ये लक्षण रखे गए, उस समय पे मंडल जी जीवित थे, लेकिन इनको नकार दिया गया। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं मैं, यानी इनको कुछ समझा नहीं गया। ठीक, क्योंकि जब इन्होंने अध्ययन किया तो ये जीवित थे। इनकी मृत्यु के पश्चात ऐसा पता चला कि भाई मंडल जी ने जो किया था वो बहुत क्या था? बहुत मतलब अविश्वसनीय था। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। और लिख के रख लो, इस बार 2026 में यहां से प्रश्न पेपर बन सकता है कि मंडल जी ने अपने लक्षणों को कहां रखा था। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि मंडल ने आनुवंशिकता प्रयोग में मटर का पौधा क्यों चुना। अभी तो मैंने बताया ना कि भैया मटर का पौधा आखिर उन्होंने क्यों चुना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पहले उनको क्लियर कर लीजिए आप। क्यों चुना आखिर मटर का पौधा? पहली चीज, मटर का पौधा क्या था? एक वार्षिक पौधा होता है। ठीक, थोड़ा समय 1 सेकंड आपका टाइम लूंगा और मैं एक ब्लैंक पेज पे पहले चला जाऊं, एक खाली पेज जिसपे मैं थोड़ा आपको लिख करके एक्सप्लेन कर दिया करूं। ठीक है, तो बस 1 सेकंड रुकना बच्चों, मैं कुछ थोड़ा सा ब्लैंक पेज लगा लेता हूं। ठीक, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि मंडल जी ने मटर के पौधे को आखिर क्यों चुना, इसके पीछे का कारण क्या था? सुनो, जो मटर का पौधा है ना, जो मटर का पौधा है ना, पहली चीज एक वार्षिक पौधा है। मटर का पौधा कैसा है? एक वार्षिक पौधा है। यानी मटर का पौधा क्या है? एक वार्षिक पौधा है। इसमें हर साल फूल निकलते हैं, हर साल इसमें फल निकलते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि मटर का पौधा जो है वो एक द्विलिंगी पौधा है, यानी इसके जो पुष्प होते हैं उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों साथ में पाए जाते हैं। यानी सर ये भी बात समझ में आ गई कि इनका जो
द्विलिंगी क्या है, पुष्प पाया जाता है। किसमें? मटर के पौधे में। यह दूसरा सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि अगर किसी भी एक पौधे में द्विलिंगी पुष्प हैं तो इसका यह मतलब हो गया, कि उसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों हो सकता है। यानी उसमें स्वपरागण भी हो सकता है। स्वपरागण क्या होता है? उसी पुष्प से पराग कण निकल करके वर्तिका पर पहुंच जाए या वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। फिर उसके बाद परपरागण क्या होता है? जस्ट इसका मतलब किसी दूसरे पुष्प से पराग कण निकल करके पहुंच जाए किस पे? दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। तो ये दो बड़े कारण, एक वार्षिक पौधा था, दूसरा द्विलिंगी पौधा था, ये बात हमने बताई। तीसरा सबसे बड़ा कारण कि इसमें अनेक लक्षण पाए जाते थे, है ना? इसमें क्या? अनेक लक्षण पाए जाते थे। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण हो गया। और चौथा और पांचवा ये हो गया। 5 कारण हो गए। अब इन्हीं को हम कैसे पेपर में लिखेंगे पहले वो समझते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझना कि मेंडल जी ने आनुवंशिकता के प्रयोग में आखिर क्यों चुना था मटर का पौधा। पहली चीज, यह एक वार्षिक पौधा था, इसका जीवन चक्र छोटा होता है। सोचिए, मेंडल जी किसी पौधे की जगह पर किसी भी एक जंतु को चुनते, फॉर एग्जाम्पल वो मानव को चुन लेते, क्या होता कि वो पहले एक नर और एक मादा लेकर के उनके बीच में संकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट करा करके क्या करते? एक संतान को जन्म देते, है ना? और फिर उसके बाद उसका अध्ययन होता। फिर जब वो संतान वयस्क होती, फिर उसके बाद वो दूसरी संतान को जन्म देने के लायक बनती, तब तक तो मेंडल जी खुद ही कब्र में चले जाते। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए मेंडल जी ने ऐसे पौधे को चुना जिसका जीवन चक्र छोटा हो। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूं, आपको YouTube पर पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन कोई भी आपको चैप्टर्स कंप्लीट नहीं पढ़ाएगा। और इस भूल में आप यदि हैं कि आपको कोई कंप्लीट चैप्टर पढ़ा देगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आप भटकते रहोगे, है ना? ये लेक्चर कर लो, इधर कर लो, ये लॉन्चिंग, वो लॉन्चिंग, फ्री, बिग सरप्राइज, सो मैनी थिंग्स, और आपको पुलिस बना करके चले जाएंगे। इसलिए आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर सिलेबस, अन्यथा आप बहुत परेशान रहोगे। ठीक? अब मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, एक एक चैप्टर जब तक नहीं पढ़ोगे, बोर्ड पेपर में तुम टॉपर बनने का सपना छोड़ दो। ठीक? आज से बायोलॉजी का द एंड। हमने आपको नियंत्रण समन्वय पढ़ा दिया, हमने आपको जैव प्रक्रम पढ़ा दिया। नियंत्रण समन्वय 2 लेक्चर में पढ़ाया है, सुन लीजिए ध्यान से। जैव प्रक्रम 5 लेक्चर में पढ़ाया है, नोट कर लीजिए। जीव जनन कैसे करते हैं, 1 लेक्चर में 2.5 घंटे का लेक्चर पूरा पढ़ाया है आपको। ठीक? और आज का लेक्चर 1 शॉट में होगा। आज भी पूरा चैप्टर पढ़ा करके जाऊंगा। 2 लेक्चर नियंत्रण समन्वय, 5 लेक्चर जैव प्रक्रम, 7 हो गए, और एक लेक्चर 8 और 9 यहां से 25, 9 लेक्चर में आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म, डीप में एकदम। इसी यूट्यूब पे कराया गया है। और आपने अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कृपया सर्च करके इन लेक्चर्स को देखिए। ठीक? आ रही मेरी बात समझ में? चलो सर, सुबह क्लास क्यों नहीं हो रही है? बेटा मैं 2 दिनों से फीवर से पीड़ित हूं, ठीक, इसलिए हम किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक? तो देखो, मटर का पौधा कैसा है? एक वार्षिक पौधा होता है, इसका जीवन चक्र छोटा होता है, यानी कुछ ही समय में हम इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, और जब द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं इसका मतलब है कि नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पर हो जाते हैं। इससे सुविधा मिलती है संकरण कराने में। दूसरी चीज, इसमें अनेक लक्षण पाए जाते हैं, साथ ही साथ में इसमें स्वपरागण हो सकता है और इसमें परपरागण भी हो सकता है। ठीक? तो ये पॉइंट से जो हमने आप लोगों को समझाया। ठीक? आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एमसीक्यू आया है आप सभी के सामने, सवाल ये कह रहा है आपसे कि भैया मटर का पादप किस प्रकार का होता है? जो मटर का पादप होता है वो किस प्रकार का होता है? बहुवर्षीय, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, अर्धवर्षीय। सर बहुवर्षीय का मतलब क्या होता है? कि आपने एक बार पेड़ को लगाया और वो आपको आजीवन फल देगा, जैसे आम का पेड़ बहुवर्षीय। क्या मटर के पेड़ में, मटर के पौधे में ऐसा होता है कि एक बार मटर का पौधा लगाया और वो आपको आजीवन फल देगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, है ना? तो ये बहुवर्षीय खत्म।
आपने मटर का एक पौधा लगाया और वो 2 वर्षों तक आपको फल देगा? नॉट पॉसिबल। क्या वो 6 महीने में देगा? ना, 1 वर्षीय होगा पूरा का पूरा। क्या 1 वर्षीय? 6 अर्धवर्षीय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे एक सवाल पूछ रहा है कि भैया जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप क्या होता है? आप इसको समझा दीजिए, बहुत अच्छे से समझना। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो जीन प्रारूप होता है इसको कहा जाता है जीनोटाइप। जीन प्रारूप का दूसरा नाम है जीनोटाइप, अंग्रेजी भाषा है। और जो दृश्य प्रारूप है इसका दूसरा नाम है, इसका नाम है फिनोटाइप। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं और प्लीज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं देखने में आपको काला दिख रहा हूं, मेरे कान लटके हुए हैं, मेरी आंखें काली हैं, मेरी आंखें काली हैं और साथ में मेरी नाक थोड़ी बड़ी है, मेरे ओंठ थोड़ा सा जैसे मतलब आपको दिख रहे हो, मुझे नहीं पता कैसे हैं। ठीक, तो ये चीजें आप देख पा रहे हो। ठीक, ये चीजें आप देख पा रहे हो कि मेरा बॉडी का शेप कैसा है, मेरी आंखों का रंग कैसा है, मेरे कान कैसे हैं, मेरे हाथ कैसे हैं, इनकी बनावट कैसी है, ये चीज आप देख पा रहे हो। यानी कुछ ऐसे लक्षण जो बाहर से हम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है फिनोटाइप या फिर दृश्य प्रारूप। जैसे लंबा होना, बौना होना, काला होना, गोरा होना, है ना, ये लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, बस ये जो बाहर से लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है फिनोटाइप। यानी ऐसे लक्षण जो हमें दिखाई दे रहे हैं बाहर से। अच्छा, अब दूसरी चीज समझना मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी चीज समझना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी जो थे उनकी हाइट ज्यादा है, बहुत प्यार से समझना, और मेरी हाइट थोड़ी कम रह गई, पिताजी से कम है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा जो बौनेपन का गुण मिला वो किससे मिला? वैसे बौना नहीं हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक, तो हमने क्या कहा कि वो हमें किससे मिला? हमारी माता जी से मिला, या हो सकता है मेरी दादी से मिला हो, क्योंकि मेरे दादा भी बहुत लंबे थे, मेरा भाई थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है। इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो लंबेपन का गुण कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मेरे अंदर बौनापन दिख रहा है पर लंबेपन का गुण छुपा हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे दादा की आंखें भूरी थी, तो ऐसा पॉसिबल है कि मेरी आंखों में, मेरे डीएनए में, मेरा डीएनए है उसके अंदर आंख का कलर भूरापन है, ये छुपा हो? क्या ये लक्षण आपको दिख रहा बाहर से? नहीं। यानी जो लक्षण बाहर से नहीं दिखाई देते वो जीनोटाइप, और जो लक्षण बाहर से दिखाई दे जाते वो फिनोटाइप। खत्म बात। समझ में आ रही बात? यानी सर सीधी बात, हम बहुत अच्छे से समझ गए इस बात को कि जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई देते वो फिनोटाइप, यानी कोई जीव की आनुवांशिक रचना कैसी है। आनुवांशिक रचना का मतलब कि मेरे डीएनए में क्या पाया जा रहा है, ये आप बाहर से देख करके नहीं बता पाओगे। यानी वे लक्षण जो डीएनए या जीन प्रारूपिक मतलब जीन में छुपे होते हैं। अब जीन क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक, उनको हम जीन प्रारूप बोलते हैं, समझ में आ रही बात? या जीनोटाइप बोलते हैं, और ये दिखाई नहीं देते। जबकि फिनोटाइप की अगर बात करें, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कोई आदमी का कलर कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रूप कैसा है, इसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। क्या हमारे बच्चों को यहां तक समझ में आया? चलो अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बहुत प्यारी सी चीज समझाने जा रहा हूं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कृपया जो समझाने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझना। ठीक, ध्यान से समझना। अब ना मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि डीएनए क्या है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि गुणसूत्र क्या है, क्योंकि ये सब चीजें अभी आगे आएंगी, आपको प्रॉब्लम होगा। डीएनए क्या है, गुणसूत्र क्या है, जीन क्या है, ये पॉइंट्स मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूं। ठीक, ताकि आपको आगे चल करके प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, ये समझ लो कि इनके बिना आपकी बायोलॉजी अधूरी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर कर लो इसको। हमने 9th क्लास में पढ़ रखा था कि हमारे पास एक कोशिका होती है,
उस कोशिका का एक केंद्रक होता है और उसके बाद कुछ और छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी छोटी रिक्वेस्ट है, कृपया इसको कवर कर लीजिएगा, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, गोल्जी एपरेटस, सो मैनी थिंग्स आपने पढ़ी थी। ठीक, ये सब चीजें आपने कहां पढ़ी थी? ये सब चीजें आपने 9th में पढ़ी थी। ये सब जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सब आपके 9th के हैं। मेरी छोटी रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, नोट भी कर लेना ये सब, क्योंकि ये सब 10th में काम आएगा आपके। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये केंद्रक है और इसी केंद्रक के अंदर ऐसे धागे जैसी एक संरचना होती है, इसी को गुणसूत्र कहते हैं। यानी सर हम समझ गए कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला, केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना, धागे जैसी जो संरचना मुझे दिखाई देगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को बोल रहे हैं गुणसूत्र, और अंग्रेजी भाषा में क्रोमोसोम्स। ठीक, उसी को क्या बोल रहे हैं? गुणसूत्र। दूसरी चीज, अब ये जो गुणसूत्र होते हैं कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं इस ग्रीन वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम कर दूं, तो अगर मैं इसको जूम कर दूंगा तो मुझे कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी, कुछ ऐसी संरचना मुझे दिखाई देगी। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो ऐसे। ओके, ये जो मैंने इस तरीके से डबल जो ऐसे धागे जैसी संरचना बनाई है, यानी कि हमने यहां पर द्विवलित, ध्यान से देखो, वलय एक ऐसे जैसा बन रहा है ना, यानी कि एक डबल आपको धागे जैसी संरचना दिख रही है, इसी को डीएनए कहा जाता है। यानी सर ये जो हमें धागे जैसी दिख रही है संरचना, इसी को हम डीएनए बोलते हैं। और डीएनए का मतलब है डीऑक्सी, प्लीज मेरी बात नोट कर लेना अन्यथा आपको दिक्कत होगी। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं कभी भी अपने ऐप वाले बच्चों से और यूट्यूब वाले बच्चों से कभी भी भेदभाव नहीं करता। अगर मैंने पढ़ाया है ऐप पर तो भाई जो बच्चे जानते हैं उनको पता है, ऐसे ही पढ़ाया है। मैंने बायोलॉजी खत्म कर दी है उधर, और आज आपका नंबर है बायोलॉजी खत्म करने का। तो हमने क्या कहा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये डीएनए का पूरा फुल फॉर्म है। इसी डीएनए पर आपको इस तरीके से कुछ संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी प्रोटीन। यानी सर हम समझ गए कि इस डीएनए पे क्या लगा होता है? इस पे लगा होता है प्रोटीन। और अब ये जो डीएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं, डीएनए और प्लस प्रोटीन, ये दोनों चीजें मिला करके क्या बनता है? डीएनए प्लस प्रोटीन मिला करके बनता है गुणसूत्र। यानी ये सवाल भी पेपर में आ सकता है कि गुणसूत्र जो है वो क्या है, एमसीक्यू बन सकता है यहां से। ठीक है, तो हमने क्या कहा? गुणसूत्र डीएनए प्लस प्रोटीन से बनता है। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक, ये बात क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया कि गुणसूत्र किससे बना होगा? डीएनए प्लस प्रोटीन से हमारा जो बनेगा वो क्या बन रहा होगा? गुणसूत्र बन रहा होगा। यहां तक तो मुझे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, यहां से क्लियर हो गई बातें, आराम से समझ में आ रहा है आपको। अब हम आगे चलेंगे, ठीक, और इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास बहुत सारे क्या हैं? एमसीक्यूज भी हैं, हमने आप लोगों के लिए यहां पर रखे भी हैं। एक सेकेंड बस, आगे अभी हमने सब चीजें रखी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जरा आगे, आरएनए क्या होता है? आरएनए में ऐसे ही एक संरचना ऐसे होती है धागे जैसे, इसको आरएनए बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये बात सभी को समझ आ गया। अब आते हैं जीन के बारे में बात करते हैं। ये जो आपको पूरा डीएनए दिख रहा है, इसका एक जो खंड होता है, इसी खंड को हम क्या बोलते हैं? इसी को जीन बोलते हैं। इसी खंड को हम क्या कहते हैं? इसी को जीन कहते हैं। तो ये बात सारे बच्चों को समझ में यहां तक आ रही होगी। क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है यहां तक? ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं, वापस चलते हैं और अब हम समझते हैं क्या? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक हमारा क्या है वो ध्यान से देखो। अब अगला टॉपिक हमारे पास समयुग्मजी और विषम युग्मजी से आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखो मैंने फिर आपसे कहा आगे पढ़ने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स समझना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं? समझते हैं बच्चों। समयुग्मजी, जैसे मैंने कहा कि मैं
मैं यहां पर आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक। और ये कौन है? ये लंबा है, समझना मेरे बच्चों, ये कैसा है? लंबा है। और ये आपने देखा कि ये भी कैसा है? ये भी लंबा है, ठीक। और जो ये आपको दिख रहा है, ये बौना दिख रहा है। मेरी बात बहुत प्यार से समझना बच्चों, ठीक। अब ये लंबा है ना, आपको बाहर से दिख रहा लंबा है, लेकिन इसके इसके जीन में क्या बौनेपन का गुण है? यानी क्या इसकी संतान जब इस दुनिया में आएगी तो क्या वो बौनी हो सकती है? ये इसके ऊपर ही तो डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर इसके जीन में मैंने देखा और जीन से यह पता चला कि ये शुद्ध लंबा है, इसका यह मतलब हुआ कि इसकी संतान लंबी ही पैदा होगी। समझ में आ रही बात? तो ये कैसा है? ये अगर शुद्ध लंबा है तो लंबे को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? टॉल, है ना। तो मैं इसके लिए डबल टी यूज करूंगा, 2 बार लिखते हैं। और जो इसमें एक टी दिख रहा है इसको हम एलील कहते हैं, और जो डबल टी दिख रहा है ये जो पूरा क्या हमारा कहलाता है, इसको हम लोग बोल देंगे युग्मज। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये कैसा है? ये समयुग्मजी है, जब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। और अगर कोई बौना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल टी, ठीक। ये बौना है, इसके लिए हम स्मॉल टी यूज करेंगे। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? लेकिन मान लीजिए कि मेरे अंदर बौनेपन का गुण छुपा हुआ हो, तो अब क्या होगा? इसका मतलब मैं लंबा तो हूं पर मेरे अंदर बौनेपन का गुण छुपा है, वो आपको दिख नहीं रहा। एक गुण छुपा होता है, एक गुण छुपा नहीं होता है, ठीक। जो छुपा होता है उसको हम अप्रभावी गुण बोलते हैं, और जो बाहर दिखता है उसको प्रभावी बोलते हैं। अभी वो भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक। तो ये बात सभी को समझ में आ गया? यानी सर यहां से हम समझ गए कि ये कैसा है? ये संकर लंबा है। और अगर ये संकर लंबा है इसका मतलब इसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों होगा। कैपिटल टी ये बताएगा कि ये लक्षण बाहर दिख रहा है और ये लंबा है, ठीक। और स्मॉल टी ये बताएगा कि इसके अंदर बौनेपन का गुण छुपा हुआ है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? एक बार फटाफट से बता दो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दीपांशु यादव, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है ना? आगे चलें, चलो। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, यानी कि जब किसी भी विशिष्ट जीन में देखा गया और दोनों एलील मतलब ये एलील कहलाता है, ये ठीक एक समान होते हैं तो इसको हम लोग समयुग्मजी बोलते हैं। तो एक शब्द आएगा जब हम लोग अभी मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो उसमें समयुग्मज आएगा, फिर बच्चा बोलोगे ये क्या है, इसलिए पहले पढ़ाया जाता है सब। फिर उसके बाद अगर किसी विशिष्ट जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी हो वो कैसे हो? भिन्न भिन्न हो। एलील को ही हम क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम है क्या? युग्म विकल्पी। ये कैसे हो? ये अलग अलग हो तो इसको हम विषम युग्मजी बोलते हैं, जैसे कि ये, ठीक। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि मेंडल के एक संकर संकरण को समझाने के लिए बोलते हैं। अब यहां से हमारे पास एक ऐसा टॉपिक आ रहा है जो हर साल पेपर में आया है। ऐसा कोई वर्ष नहीं जब ये पूछा ना गया हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहीं से पेपर में हमारे हमारे हमारा ये जो सिलेबस है, मतलब ये जो एक संकर संकरण है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है अब आपको यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम समझते हैं एक संकर संकरण को, ठीक। किसको समझेंगे? एक संकर संकरण को समझेंगे। चलो ध्यान से देखो जरा, एक संकर संकरण समझते हैं। मेंडल के एक संकर संकरण से आप क्या समझते हैं? मेंडल जी ने 2 नियम दिए थे, 2 मतलब तरह के संकरण दिए थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। चलो मैं आपसे एक छोटा सवाल करता हूं और मुझे इसका जवाब देना, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको लंबा दिखाई दे रहा हूं, ठीक, और ये मेरी पत्नी है जो कि बौनी है, ठीक है, थोड़ा सा फनी लैंग्वेज में। अब मैंने कहा कि मेरे से और
मेरी पत्नी, हम दोनों लोगों ने मिल करके एक संतान को जन्म दिया और मैंने रिजल्ट देखा कि ये जो संतान पैदा हुई वो संतान कैसी हो गई, पौनी हो गई। ऐसा हो सकता है ना, लंबी भी हो सकती है, बौनी भी हो सकती है। अब यहां पर मुझे यह बताना है आप लोगों को कि जब मैंने अपनी संतान को जन्म दिया तो केवल इस चीज को ध्यान में रखा कि मैं लंबा हूं और मेरी पत्नी बौनी है। एक लक्षण को हमने ध्यान में रखा, इसे कहा गया एक संकर संकर। यानी जब मेंडल जी ने मटर के एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया तो इसे कहा उन्होंने एक संकर संकरण। क्या यहां तक समझ में आ गया? एक बार फटाफट से समझा दो, फटाफट से बता दो सारे बच्चे। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया अच्छे से? अब आगे देखो, अब क्या हुआ, मैंने कहा कि मेरी आंखें जो हैं वो काली काली और मेरी पत्नी की आंखें नीली नीली। अब मेरी संतान पैदा हुई तो मैंने देखा उसकी आंखों का रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। यानी आंखें कैसी हो गई, नीली हो गई। अब यहां पर जब मैंने संकरण कराया, मेरी संतान जब पैदा हुई तो मैंने ये चेक किया ना कि भाई मेरी संतान बौनी भी है और इसकी आंखें नीली भी हैं। इसका यह मतलब हुआ ना कि मैंने दो लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया। कुछ समझ में आया? इसे कहा गया द्विसंकर संकरण। यानी एक संकर संकरण में मेंडल जी ने एक लक्षण को ध्यान में रखा और द्विसंकर संकरण में मेंडल जी ने दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्या करा दिया, संकरण करा दिया। फिर उसके बाद देखा तो क्या उनको रिजल्ट मिले। ठीक। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आखिर ये संकरण का मतलब क्या है ना? आ रहा होगा डाउट। चलो मैं आपके इस डाउट को दूर कर देता हूं, ठीक, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं आपके इस डाउट को दूर कर देता हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहली बात कि संकरण हम लोग शब्द यूज करते हैं किसके लिए? संकरण शब्द यूज करते हैं हम लोग पेड़ पौधों के लिए ना, कि भाई मटर के पौधे के बीच में संकरण कराया, है ना। संकरण का अर्थ है कि हमने दो मटर के पौधे लिए और हमने उनसे तीसरा जो है पौधा प्राप्त किया। अब वो संकरण बीज के द्वारा भी हो सकता है या पौधे को काट करके जमीन में लगा करके एक नया पौधा तैयार किया जाता होगा। ठीक। जबकि जंतुओं में इसी संकरण को, भाई इसको संकरण को अंग्रेजी भाषा में क्रॉस बोलते हैं। जबकि जो जंतु होते हैं उसमें इसी को क्या कहा जाता है? उसमें इसको हम लोग मैथुन क्रिया या फिर मेरे प्यारे बच्चों हम इसको सेक्स बोलते हैं। ठीक। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब ये डाउट मैंने आपका दूर कर दिया कि संकरण क्या है। ठीक। अब देखो जरा ध्यान से समझना, मेंडल जी ने क्या किया। मेंडल जी ने एक पौधा लिया ऐसे। ठीक। मेंडल जी ने एक ऐसे पौधा लिया। ठीक। ये कैसा था? लंबा था। एक पौना पौधा लिया। ये कैसा था? पौना था। जो पौधा मेंडल जी ने लंबा लिया था उसके एलील ऐसे थे। यानी कि मेंडल जी ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक उन्होंने बौना पौधा लिया ऐसे। और मेंडल जी ने अब रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश करी। मेंडल जी ने कहा कि जब एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा मिलकर के संकरण होता है तो क्या होता है? ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। फिर उसके बाद इसको देखा और इसको देखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी एक इसका एक इसका। मैं क्या किया हूं ध्यान से सुन लो, एक इसका एक इसका, एक इसका एक इसका, चार यहां पे मेंडल जी को संतान दिखी, संततियां दिखी जब उन्होंने संकरण कराया। मेंडल जी ने जो एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया था, मेंडल जी ने कहा यह पहली पैतृक पीढ़ी है। तो ये इन्होंने इसका नाम रखा पहली, पी फॉर पेरेंट्स। ये P1 पीढ़ी इन्होंने बोला। इन्होंने कहा इसकी जो संततियां प्राप्त होती हैं इसको हम फैमिली बोल सकते हैं। यानी ये F फॉर फैमिली, यानी पहली फैमिली पीढ़ी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। ये बात हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? क्लियर है यहां तक बातें? अब यहां से मैंने रिजल्ट देखा।
मैंने कहा कि जब मेंडल जी ने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, तो जब उन्होंने पहली पीढ़ी में देखा तो सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त हो गए। और जब ऐसा हो जाए तो इसको कहा जाता है कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई दे वो लक्षण प्रभावी होता है। यानी रिजल्ट मुझे यहां से क्या मिला, यहां से मुझे रिजल्ट क्या मिला, यहां से मुझे रिजल्ट मिला कि पहली पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में निष्कर्ष क्या मिला कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हो गए, सभी पौधे लंबे प्राप्त हो गए। और लंबे प्राप्त हुए ना, इस बात से क्या पता चलता है, इस बात से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हां, जो पौधे हैं इनका जो लंबापन है वो एक प्रभावी लक्षण है। यानी पौधों का जो लंबापन है वो कैसा है, वह एक प्रभावी गुण है। मेरी बात सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ कि पौधों का लंबापन क्या है, एक प्रभावी गुण है, जबकि बौनापन जो कि पहली पीढ़ी में नहीं दिखा वो एक अप्रभावी गुण है ना। जबकि बौनापन जो पहली पीढ़ी में नहीं दिखा, जबकि बौनापन जो पहली पीढ़ी में नहीं दिखा वो कैसा है, एक अप्रभावी गुण है। एक ये बात हमारे बच्चों को समझ में आ रही हो। अब मेंडल जी ने क्या किया, मेंडल जी ने यहां तक इतना काम कर दिया। सर आप रात को ज्यादा देर तक जगते हैं इसलिए बीमार हो गए हैं, ज्यादा देर तक मत जगा करिए, 6 बजे उठ जाया करिए, आपका टाइम बचेगा। यही नहीं हो पाता है मेरे से। मैं रात में कभी 3 बजे सोता हूँ, कभी 2 बजे, कभी सुबह 4 बजे, और शायद इसीलिए मैं बीमार हो जाता हूँ, है ना। मान सकता हूँ आपकी बात से, एग्री हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 3 वर्षों में ना, पिछले 3 क्यों 5, पिछले 5 वर्षों में हमने, ये आप समझ लो कि पिछले 5 वर्षों में ठंड में जैकेट नहीं पहनी होगी, ठंड में जैकेट नहीं पहनी होगी, और गर्मी में धूप में नहीं निकले होंगे। आप अंदाजा लगा लो कि हम 5 वर्षों से लगातार एक ही कमरे में एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, और सिर्फ किसके लिए, अपने लिए और आपके लिए। समझ में आ रही बात, अपने परिवार के लिए, और इसलिए कि हमारा देश, हमारा समाज ये भी सुधर जाए, है ना, इसलिए। वरना मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी एक बहुत साधारण सी जिंदगी जीऊं, ऐस आराम से जीऊं। जिंदगी में इतना कमा लिया है कि अगर मैं अब काम करना बंद भी कर दूं तो मैं 2 सरकारी मास्टर के बराबर आराम से अपने जीवन भर की कमाई कर चुका हूं। लेकिन ये इसलिए मेहनत जारी है क्योंकि अगर हमने मेहनत कम करी तो हमारे बच्चों को भविष्य खराब हो जाए। लाखों बच्चों की जो उम्मीद है ज्ञानोदय, वो उम्मीद टूट जाएगी, क्योंकि आज भी ऐसा कोई यूट्यूब पर चैनल नहीं है जो बच्चों को डिटेल में सारी चीजें पढ़ाता। ये नहीं कह रहा हूं कि टीचर खराब है, बिजनेस ही है, समझिए बात को। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई इंडिविजुअल चैनल नहीं है। इंडिविजुअल चैनल का मतलब समझते हो, जो किसी एक व्यक्ति का हो और वही व्यक्ति पढ़ाता हो, और वो सिर्फ ज्ञानोदय। समझिए मेरी बात को। इंडिविजुअल की आप पहले वैल्यू समझो, जहां पे एक इंसान है और वही इंसान आपके लिए लगातार 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 मेहनत कर रहा है, और अपने साथ अपने जैसे लोगों को ही जोड़ता चला जा रहा है, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप आगे पढ़ सको। अन्यथा जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबने हमको खींचने की कोशिश की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है ये सच्चाई है, ये सच्चाई है।
जिनके बारे में आप हमारी क्लासेस में आकर के लिखते हो, उनके कोई मालिक नहीं बचे हैं जिनसे हम ना मिले। तुरंत। और शायद आपको इन सब चीज, आप हम पे भरोसा करते हैं और हम आपके भरोसे पे हमेशा कायम रहेंगे। ये वादा है हमारा। आप हम पे भरोसा करते हैं, हम आपके भरोसे पे हमेशा कायम रहेंगे और ज्ञानोदय पे जो भी टीचर आएंगे सब एकदम तबाही वाले आएंगे। ये वादा है। और दूसरी चीज सुनिएगा, क्या मैं चाहता तो अब तक ज्ञानोदय पे 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पे बहुत सारे टीचर खड़े होते हैं। लेकिन मैं जो भी टीचर यहाँ आता है उससे एक कमिटमेंट होती है कि ज्ञानोदय ही तुम्हारी प्रायोरिटी है। आप बार बार प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करो। आप देखते हो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो पहले कहीं और पढ़ाते थे। तो ज्ञानोदय पे ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों का भविष्य पहली प्राथमिकता। ये ज्ञानोदय की सच्चाई। चलो, तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मंडल जी ने क्या किया? अब मंडल जी ने दूसरी, अब आप देख रहे होंगे जब से पढ़ा रहा हूं, अब मैं रुका हूं सिर्फ 2 मिनट बातें करने के लिए, 1 मिनट बातें करने के लिए। बीच में रुका नहीं, कंटिन्यू पढ़ाता चला जा रहा हूं। मैं चाहूं तो बार बार कमेंट्स पढ़ करके हाय माय डियर, हाउ आर यू, कैसे हो, अरे बहुत अच्छा है, बहुत बातें करते हैं भाई, हम आपकी बातें पढ़े, जोक मारे। पर ऐसा होता है क्या ज्ञानोदय पे? ज्ञानोदय मतलब असली पढ़ाई। पढ़ाई ही प्राथमिकता है। इम्प्रेस करना, जबरदस्ती बच्चों को लॉलीपॉप वाली टॉफी खिलाना ज्ञानोदय की पहचान नहीं ना। हम आपको इम्प्रेस करने नहीं, हम आपको पढ़ाने आए हैं। आप हमारी पढ़ाई से इम्प्रेस होइए, ना कि हमारे व्यवहार से। समझिए, ठीक? ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। देखो मेरी बात, बच्चों को ध्यान से देखो। हमने कहा अब मंडल जी ने क्या किया, ये जो इनको पीढ़ी मिली, इसी के 2 पौधों को उठाया, उसके बीच में उन्होंने फिर से स्वपरागण करा दिया। क्यों कराया? स्वपरागण क्यों कराया? पर परागण क्यों नहीं? क्योंकि भाई जब एक ही पुष्प के अंदर 2 लिंग उपस्थित हैं तो स्वपरागण ही कराओगे ना। ये बात पहले पढ़ा के आया हूं। तो मंडल जी ने दूसरी पीढ़ी उठाई, है ना, यानी इसी F1 पीढ़ी में से 2 को लिया और फिर उसके बाद इन्होंने संकरण कराया। फिर क्या देखा इन्होंने, है ना, फिर क्या देखा इन्होंने? फिर इन्होंने कुछ रिजल्ट पाया। क्या रिजल्ट पाया वो देखो। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। मेंडल जी ने क्या पाया? मेंडल जी ने देखा कि अरे 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 अरे, यहां पर तो एक शुद्ध लंबा प्राप्त हो गया। मेंडल जी ने क्या देखा? अरे अरे अरे, यहां पर तो एक शुद्ध लंबा प्राप्त हो गया, यहां पर एक बौना प्राप्त हो गया, यहां पर एक बौना प्राप्त हो गया। और फिर देखा कि अरे यहां पर क्या मिला? यहां पर मेंडल जी को संकर लंबा पौधा प्राप्त हो गया। पर एक बात मैं आपसे सवाल पूछूं, मेंडल जी ने पहली पीढ़ी में जो प्राप्त किए थे उसमें सारे लंबे थे, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में आए तो मेंडल जी ने देखा कि 3 लंबे और 1 बौना प्राप्त हुआ। ये बाहर से देखा ना, ये बाहर से देखा ना। मेंडल जी ने क्या देखा बाहर से? 3 लंबे 1 बौना, यानी कि सर समझ गए मेंडल जी ने क्या देखा? मेंडल जी ने क्या देखा? मेंडल जी ने देखा, मेंडल जी ने क्या देखा? मेंडल जी ने देखा दृश्य प्रारूप। और दृश्य प्रारूप में मेंडल जी ने क्या देखा? मेंडल जी ने दृश्य प्रारूप में देखा, यहां बराबर का चिन्ह लगा करके, जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक, मेंडल जी ने क्या देखा? दृश्य प्रारूप। और दृश्य प्रारूप में मेंडल जी ने क्या देखा कि भैया लंबे कितने, बौने कितने? मेंडल जी ने देखा लंबे मिले 3, बौने मिला 1। देखो ना, 3, 1 लंबा, 2 लंबा, 1 बौना, यानी लंबे मिले 3 और बौना मिला 1, यानी कि इनका दृश्य प्रारूप क्या हो गया? 3:1। अब जीन के बारे में बात करते हैं। जीन प्रारूप देखो,
एक शुद्ध लंबा है, क्या मुझे देख करके बता सकते हो कि मैं शुद्ध लंबा हूं या संकर लंबा हूं? नो, नहीं बता सकते। इसका यह मतलब है कि ये जीन में छुपा होता है एक लक्षण। समझ में आ रही बात? ये शुद्ध लंबा है लेकिन बाहर से लंबा ही दिख रहा है, ये शुद्ध संकर लंबा है लेकिन बाहर से तो लंबा ही दिख रहा है। इसका मतलब इसके अंदर बौनेपन का गुण जीन में छुपा हुआ है, और इसके जीन में तो लंबापन ही गुण छुपा है। ये जीनोटाइप देगा। जीनोटाइप क्या देगा? जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप शुद्ध लंबा। यहां से सवाल आएगा पेपर में, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं। फिर उसके बाद आएगा संकर लंबा। एक बार जो ज्ञानोदय का लेक्चर देख ले, वो उसको दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा रहता है हमारा। देखो, शुद्ध लंबा कितना? अकेला। संकर लंबा कितना? 2। और बौना कितना? 1। यानी जीन प्रारूप 1 to 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लिख के रख लो, 2026 में आ रहा है कि जीनोटाइप क्या हो गया? 1 to 1 हो गया, जबकि दृश्य प्रारूप यानी फिनोटाइप क्या हो गया? वो हो गया 3-1। यहां से हमारे पेपर में सवाल आते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर हुआ? तो ये चीज ऐसे आती है पेपर में, कैसे लिखना वो देखो कि मेंडल जी ने एक मटर के लंबे पौधे को लिया और एक बौने पौधे को लिया, संकरण कराया तो पाया कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना जब उनके बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद F1 पीढ़ी से जो उनको प्राप्त हुआ उसके बीच में स्वपरागण कराया। फिर देखा कि लंबे प्राप्त हुए, कुछ बौने प्राप्त हुए। फिर देखा कि भैया उनका लक्षण प्रारूप यानी कि दृश्य प्रारूप वो ये आया, और जीन प्रारूप जीनोटाइप ये आया। ये उनको रिजल्ट मिले। तो यहां से हमारा एक संकर संकरण जो होता है वो हमारा समाप्त होता है। अब आता है हमारे पास द्विसंकर संकरण, और ये सवाल 2020, 2022, 2023 ऐसे पूछा गया है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? अब आप सोच रहे होंगे कि सर 12 के बाद सीधे 14 पे आ गए, एक प्रश्न आपने छोड़ दिया। चलो ये देख लो, एक संकर संकरण से F2 पीढ़ी में शुद्ध और संकर लक्षणों वाले पौधों के बीच क्या अनुपात होगा? सर पोल दे रहे हैं क्या बच्चों को? एक पोल दे ही दीजिए, फिर पूछ ही लेते हैं बच्चों से इसका जवाब। जल्दी बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। एक संकर संकरण में कि F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर लक्षणों के बीच पादपों का क्या अनुपात है? फटाफट से बताओगे। अगर इसका जवाब दे दिया मैं जान जाऊंगा तुम मेहनत कर रहे हो और बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। जल्दी बताइए। वाह क्या बात है, वेरी गुड। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत अच्छा लग रहा है 91% जो बच्चे हैं आप लोगों में से, जो 91% बच्चे हैं उनका जवाब गलत है। वाह वाह क्या बात है। सवाल को ध्यान से देखिए अन्यथा पेपर में गलती करोगे। सवाल है कि एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी में शुद्ध और संकर ये पूछा है। अब आपसे वापस आते हैं क्योंकि आप ना रट्टा मार के बैठ जाते हो। अब ये गलती क्यों होती है, कारण सुनिए। शुद्ध कितने हैं? ये शुद्ध है और ये भी तो शुद्ध है। शुद्ध कौन होता है? जिसमें दोनों एलील एक जैसे होते हैं। और संकर कौन होता है? जिसमें अलग अलग होते हैं। यानी 2 शुद्ध हैं और 2 क्या है? संकर है। 2 शुद्ध हैं, 2 संकर हैं, 2 बराबर है, काट देंगे, आंसर क्या आएगा? 1/1। यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक, बोलो क्या यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया कि आपसे पूछा क्या जाएगा? प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है आप लंबे और बौने के बीच अनुपात बताइए। तो लंबे 3 थे, बौना 1 था, अनुपात 3:1। आपसे यह पूछा जा सकता है कि शुद्ध लंबा, संकर लंबा और बौने के बीच अनुपात बताओ, तो 1 to 1 है ना। आपसे लंबा और बौना पूछा जा सकता है, लंबा बौना पूछा जाएगा तो वही बताओगे। अगर शुद्ध और संकर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान दे करके चीजों को पे फोकस करिए। अब बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है? जब मेंडल जी ने 2 गुणों को ध्यान में रखा,
तो वो द्विसंकर संकरण हो जाएगा। अब मेंडल जी ने कौन से दो गुणों को ध्यान में रखा वो समझ, ठीक, समझते हैं। मेंडल जी ने कहा कि हम इस बार क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, एक हम गोल बीज लेंगे ऐसे, है ना। इन्होंने कहा कि हम गोल बीज लेंगे, ठीक, और या फिर झुर्रीदार, ये इनका एक लक्षण हो गया, ठीक। मेरी बात समझते जाना बहुत प्यार से। मेंडल जी ने कहा हम एक लक्षण लेंगे, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये बीज का आकार, ये इनका पहला लक्षण था, क्लियर है। और ये क्या है, बीज का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। अब बीज के रंग में मेंडल जी ने क्या देखा कि पीला रंग, एक बीज देखा पीले रंग का है और एक बीज देखा उन्होंने हरे रंग का है। मेंडल जी ने कहा भाई मटर के पौधा में तो दो रंग प्राप्त होता है भाई, और अब भाई इनका बीज देखो तो एक गोल गोल बीज होता है, एक झुर्री झुर्रीदार होता है। पोल हटा दीजिए, पोल हटा दीजिएगा। और बच्चों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं है आज, है ना। मैंने कहा नहीं एक भी बार और आपने किया भी नहीं। वाह वाह क्या बात है, कहना पड़ता है ना आप लोगों को। चलो भाई कर दीजिएगा। हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा बीज का आकार, मेंडल जी ने कहा भाई इसका बीज तो गोल गोल है भाई, भाई इसका बीज तो झुर्री झुर्रीदार है। इसका मतलब बीज के आकार में अगर बात करें तो भाई इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो बीज का आकार है वो दो लक्षण इसमें दिख रहा है मेरे को, और इसके बीज के रंग में भी दो लक्षण दिख रहे हैं। ये बात सारे बच्चों को क्लियर है। अब मेंडल जी ने फिर से सुनना, जब इन्होंने कहा कि अगर कोई बीज गोल होगा, अगर मेंडल जी ने कहा कि कोई गोल बीज है अगर, तो उसके लिए मैं कैपिटल आर यूज करूंगा, और अगर कोई झुर्रीदार है, अगर कोई झुर्रीदार बीज है तो उसके लिए स्मॉल आर यूज करूंगा, और अगर कोई पीला बीज है, अगर पीला बीज है तो उसके लिए कैपिटल वाई यूज करूंगा, और अगर कोई हरा बीज है तो उसके लिए स्मॉल वाई यूज करूंगा। ऐसा मेंडल जी ने कहा, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। आगे चलते हैं, यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आखिर मैं क्या करने जा रहा हूं और कैसे करने जा रहा हूं, ठीक। प्लीज ध्यान से सुनना। तो चलो भाई शुरू करते हैं, ये चीज नोट कर लेना। अब मेंडल जी ने क्या किया देखो, मेंडल जी ने एक इन्होंने गोल और हरा, क्या गोल और हरा बीज लिया, गोल लिया और हरा लिया। क्या गोल पीला नहीं ले सकते थे, गोल पीला लेकर के भी कराया होगा, और अगर आप गोल पीला लेकर के भी करोगे तो भी सही माना जाएगा, ठीक। कि ऐसा नहीं गोल हरा ले लिया गोल पीला ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी में गोल और हरा दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद झुर्रीदार और पीला, ठीक, झुर्रीदार और पीला, यानी क्या कहा हमने, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला बीज लिया, ठीक। मेंडल जी ने कहा ये इसकी P1 पीढ़ी है, ठीक। देखा कि गोल बीज अगर है, मेंडल जी ने कहा, तो उसके लिए इन्होंने कैपिटल आर लिया, और हरे के लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई लिया। झुर्रीदार के लिए इन्होंने स्मॉल आर लिया, और कैपिटल वाई लिया इन्होंने पीले के लिए। तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा होगा, ठीक, क्लियर है। अब आगे देखो क्या करते हैं। मेंडल जी ने फिर देखा कि जब कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, इनके बीच में मेंडल जी ने क्या कराया, संकरण कराया। तो मेंडल जी ने एक रिजल्ट पाया, और वो रिजल्ट ये देखा मेंडल जी ने, ये डायरेक्ट ही लिखना है आपको। रिजल्ट ये मिला इनको कि कैपिटल आर जब स्मॉल आर के साथ मिल रहा है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई इनको प्राप्त हुआ, ठीक।
यानी मेंडल जी ने ये रिजल्ट पाया कि जब वो एक गोल और झुर्रीदार बीज, गोल और हरे बीज को और झुर्रीदार और पीले बीज को के बीच में संकरण कराते हैं, तो मेंडल जी ने ये पाया कि पहली पीढ़ी में जो उनको मटर के पौधे प्राप्त हुए, जो पहली पीढ़ी में मटर के पौधे प्राप्त हुए, वो उनके गोल और पीले थे। क्या कहा मैंने? वो उनके बीज कैसे थे? गोल थे और पीले थे। अब आप ये मन में सोच रहे होंगे, आप ये मन में सोच रहे होंगे, सर इसमें तो स्मॉल आर भी है और स्मॉल वाई भी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बीज हरा नहीं है और ये बीज झुर्रीदार नहीं है? समझे? क्लियर हुआ? अब एक बीज या तो झुर्रीदार हो सकता है और या तो सिर्फ गोल हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ में तो नहीं हो सकती ना? बोलो हो सकती है क्या? नहीं भाई। अगर एक मैं काला रंग का हूं तो क्या मैं गोरा हो सकता हूं क्या? नहीं ना। इसका मतलब यह है कि या तो हरा हो सकता है तो पीला हो सकता है। मेंडल जी ने कहा हम लेकर तो चले थे हरा और पीला, लेकिन हमको पीला ही मिला। हम लेकर तो चले थे गोल और झुर्रीदार, लेकिन हमको गोल ही मिला। इस बात से यह पता चलता है कि गोलपन एक प्रभावी लक्षण है और जो पीलापन है वो एक प्रभावी लक्षण है, जबकि झुर्रीदार और हरा रंग ये अप्रभावी है। क्या निष्कर्ष मिला? मेंडल जी ने जब देखा तो मेंडल जी को पता चला कि भाई इसकी F1 पीढ़ी में, इसकी F1 पीढ़ी में ना, इसकी F1 पीढ़ी में ना क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन देखा इन्होंने? क्या कंक्लूजन देखा? इन्होंने कंक्लूजन ये देखा, इन्होंने कंक्लूजन ये देखा कि पहली पीढ़ी में जो गोल और पीलापन दिखा, इन्होंने देखा कि पहली F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में गोल व पीले बीज प्राप्त होते हैं। अतः गोलपन व पीला रंग, गोलपन और पीला रंग एक प्रभावी गुण या लक्षण, जो भी आप लिखना चाहो, जबकि हरा और जो झुर्रीदार है वह एक अप्रभावी लक्षण है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? आगे चलेंगे, अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे। अब मेंडल जी ने क्या किया वो समझते हैं। ठीक, अब मेंडल जी ने इसी को उठाया और फिर से वापस से स्वापरागण करा। ठीक, यानी अब मेंडल जी ने P2 पीढ़ी लिया। इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, यह भी नहीं हुआ कि कम से कम सर के लिए एक कप चाय ही ले आते? ऐसे पढ़ाई करोगे? गलत बात है भाई। खुद तो खा लिए, लेकिन हमको पूछे क्या? सेल्फिश आदमी है, हमको नहीं पूछ सकते? खाना खाते खाते पढ़ाई कर रहे हो, हमको लगता है ना? सही कह रहा हूं कि नहीं बताओ? हमको नहीं पूछा, हाँ? हमसे पूछा सर आप भी खा लो? पूछा एक बार भी? है ना? क्या ही करना, मास्टर पढ़ा रहे हैं तो, है ना? सर जी जान एक साथ लगा दे रहा हूँ। सर आप कॉफी पी लो। अरे हम गरीब आदमी भाई, कहाँ हम कॉफी पी पाएंगे हैं? चलो इधर देखो क्या कह रहा है। इधर सवाल हमसे कह रहा है कि भाई P2 पीढ़ी लिया और फिर उसके बाद मेंडल जी ने क्या करा दिया? वापस से स्वापरागण करा दिया। अब मेंडल जी ने क्या किया वो देखो। इसके लिए तुम्हें एक इस तरीके से चार्ट में सारी चीजें बनानी होंगी। ठीक, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाना होगा। देखो अब क्या कराते हैं मेंडल जी? संकरण कराते हैं। किसके बीच में संकरण कराते हैं मेंडल जी? इसी को उठाते हैं। ठीक, पहले इन्होंने R के साथ कैपिटल Y लिया,
फिर आर के साथ स्मॉल वाई लिया, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई लिया, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई लिया, और यही चीज इधर भी। ठीक, तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर। अब देखो क्या होता है, देखिएगा, समझिएगा, यहीं पे सारा खेल है, यहीं पे सारा गेम है, यहीं पे मजा आएगी। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई और वाई। तो कैपिटल लिखते हैं पहले, स्मॉल लिखते हैं बाद में। बहुत ढंग से लिखना हमारे साथ में, अन्यथा आप इसमें बाद में गलत करके आओगे। ठीक, फिर देखो, फिर आर आर और वाई वाई, क्लियर है, आर आर वाई वाई। फिर आर आर वाई वाई, आर आर वाई और वाई। हो गई हमसे बहुत बड़ी गलती, आर आर वाई वाई। जरा सी गलती मिस्टेक हो जाएगी, एक बार कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर, एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, एक बार कैपिटल आर, एक बार कैपिटल आर, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। देखो है, फिर इधर आओ, इसको इसके साथ आर आर वाई वाई। ठीक, फिर आर आर वाई वाई, फिर आर आर, ठीक, और वाई के साथ वाई, फिर आर आर और वाई वाई, फिर आर आर और वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर और वाई वाई, फिर आर आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद आर आर और वाई वाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आर आर, हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो भी हमसे पढ़ाई करता है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये भी नहीं हुआ कि कम से कम हमको एक कप चाय दे दिया जाए, पड़ोस में बच्चा जो रहता है मम्मी से चाय बनवा करके लेके आया है। वाह, धन्यवाद भाई। आर आर वाई वाई। ठीक, फिर देखो आर आर वाई वाई। ठीक, अब यहां पे उन्होंने 4 प्रकार के गुण को देखे, है ना, आ गई चाय। ठीक है, चलो अभी निपटाया जाएगा। अब पहले इसको इसको निपटा लेते हैं। फिर मेंडल जी ने क्या देखा, मेंडल जी ने क्या देखा कि भाई मुझे ये बताओ कि इसमें गोल और लंबे कितने, गोल और पीले कितने हैं, ये पूछा। इनमें गोल और पीला कितना है, फिर पूछा कि भैया इसके गोल और हरे कितना है, गोल और हरा कितना है। फिर उन्होंने कहा कि भाई झुर्रीदार के साथ में पीला कितना है, भाई झुर्रीदार के साथ पीला कितना है। और फिर इन्होंने कहा कि झुर्री के साथ, है झुर्रे, तुम्हारे साथ में हरा है क्या, झुर्री और हरा क्या है तुम्हारे पास, क्या तुम्हें कोई झुर्री और हरा प्राप्त हुआ। ये भाई, ये मक्खी इधर बैठी है भाई, मैं सोचूं काम क्यों नहीं कर रहा है। सर देखो मक्खी बैठी क्या कहीं, मक्खी या मच्छर होगा कहीं। ठीक है, तो झुर्री के साथ हरा, ठीक, कलर दिख रहा होगा। चलो देखो, अब मैं एक काम करता हूं, जो गोल और पीले हैं उसमें लाल कलर लगा दूंगा, जो गोल और पीले हैं उसमें लाल कलर से लगा दूंगा, जो गोल और हरे हैं उसमें ये कलर लगा दूंगा, जो झुर्री और पीले हैं उसमें ये कलर लगा दूंगा, और जो झुर्री और हरे हैं उन्हें वो कलर, और इसमें ये लाल कलर लगा करके देखता हूं। चलो देखो, गोल और पीला ढूंढता हूं। उसमें गोल होने के लिए कम से कम एक बार कैपिटल आर और एक बार
हो या 2 बार हो, होगा गोल ही। कैपिटल आर होना चाहिए, वो गोल होगा। ठीक, कैपिटल आर होना चाहिए, वो गोल होगा। और पीला होने के लिए एक बार कम से कम कैपिटल वाई होना चाहिए। तो अब ऐसे ढूंढो, ऐसी चीजों को ढूंढो जिसमें कैपिटल आर भी हो और कैपिटल वाई भी हो। ढूंढो जिसमें कैपिटल आर भी हो और कैपिटल वाई भी हो। ढूंढो 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 ढूंढो। कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें है, कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें है, कैपिटल आर किसमें कैपिटल वाई है। फिर से समझाता हूं, ऐसा ढूंढो जिसमें जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो, वो गोल और पीले होंगे। कैपिटल आर और कैपिटल वाई ढूंढो, वो गोल और पीले होंगे। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रही बात। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें नहीं है कैपिटल वाई, इसमें नहीं है कैपिटल वाई। इसका मतलब ये गोल तो है पर पीला नहीं है। समझ में आ रही बात। ये देखो गोल और पीला दिख रहा है क्या, बोलो क्या बात समझ आ गई। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई भी इसमें दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई भी दिख रहा है इसमें। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कोई और होगा, ये देखो कितनी संख्या दिख गई इनकी, 9। दिखा क्या, कितने दिख रहे हैं तुम्हें, कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं। ठीक है, कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 9 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं तुम्हें, 9। चलो अभी गोल और हरा, गोल के साथ हरा, हरा कब आएगा, जब दोनों बार स्मॉल वाई होगा। अब उनको ढूंढो जिसमें कैपिटल आर हो और स्मॉल वाई हो। ठीक, दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए और कैपिटल आर एक बार हो चाहे 2 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हर एक के लिए तुम्हें कम से कम दोनों बार वाई ढूंढना पड़ेगा, स्मॉल वाला। देखो देखो, ये देखो हरा है, हरा है, हरा है, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई दिख रहे हैं। और किसमें दोनों स्मॉल वाई हैं, ये देखो दोनों स्मॉल वाई दिख रहे हैं। और किसमें दोनों स्मॉल वाई हैं, ये देखो दोनों स्मॉल वाई दिख रहे हैं। कितने दिख गए, 3, यानी ये हो गए 3। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया। ठीक, फिर देखो आगे, देखो क्या कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है, झुर्रीदार और पीला। ये झुर्रीदार और पीला, ठीक है। अब झुर्रीदार कौन है इसमें, झुर्रीदार कौन है, झुर्रीदार। अब झुर्रीदार देखो, झुर्री के लिए हमारे पास दोनों स्मॉल आर होने चाहिए और पीला, इसका मतलब एक बार कैपिटल वाई होना चाहिए। तो ये देखो झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, कितने दिख रहे हैं, 3। अब झुर्रीदार के साथ हरा ढूंढो, तो अकेला बचा, ये आ गया 1। यानी गुरुदेव ये मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, और यही क्या है, यही है दृश्य प्रारूप। यानी मेंडल जी ने जब रिजल्ट देखा तो मेंडल जी ने क्या पाया, मेंडल जी ने पाया कि जो दृश्य प्रारूप है, जो मेंडल जी ने देखा कि जो दृश्य प्रारूप है वो 9:3:1 ऐसे करके इनको प्राप्त। ठीक, जो कि हमने यहां एक्सप्लेन। ठीक, क्या यहां तक सभी को समझ में आया। कप मेरे घर का है, क्यों, मार्केट में खाली हमारे लिए कप बनता है क्या, है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं काली टी शर्ट पहने हूं तो फिर मैं ही पहन सकता हूं ज्ञानोदय की काली टी शर्ट, आप नहीं पहन सकते। चलो, तो ये बात सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गई। कैसे लिखोगे, जो चीजें मैंने यहां पे बोली हैं वो सब यहां पे लिखी हैं, यू कैन राइट। चलो अब आओ, अब बात करते हैं हम मेंडल के 3 नियम के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, मेंडल जी के 3 नियम के बारे में। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत प्यार के साथ। मेंडल जी का पहला नियम, ध्यान से समझो। मेंडल जी का पहला नियम, जिसको मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। मेंडल जी का दूसरा नियम, जिसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। और मेंडल जी का तीसरा नियम, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ये नियम क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। पहले बात करते हैं प्रभाविता का नियम, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में समझना। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, मेंडल जी ने जब एक संकर संकरण कराया, और ये एक संकर संकरण पे आधारित है। मेंडल जी ने जब एक संकर संकरण कराया तो मेंडल जी ने ये पाया कि पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और ये मेंडल जी ने बताया कि लंबापन इनका प्रभावी लक्षण है। एक ही लक्षण दिखाई देता है किसी में, और जो दिखाई दे जाता है वही प्रभावी हो जाता है। ये पहला नियम है मेंडल जी का। क्या कहा मेंडल जी ने, मेंडल जी ने कहा कि जब
जब जब ये ऐसे प्रश्न आएगा, ऐसे आएगा, तो इसमें ऐसे लिखना होगा कि जब मेंडल जी ने एक संकर संकरण कराया तो उन्होंने ये पाया कि पहली पीढ़ी में सारे लक्षण जो होते हैं, सारे जो पौधे होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। इसका मतलब लंबापन प्रभावी लक्षण है या प्रभावी गुण है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। खत्म। लिखना कैसे वो आगे अभी हम बता देंगे। फिर आता है पृथक्करण का नियम। अब उन्हीं के एक संकर संकट में हम फिर से वापस चलते हैं। एक संकर संकट में हम फिर से वापस चलते हैं। चलो, जो मैंने किया है उसी में चलते हैं, यही समझाते हैं कि मेंडल जी ने एक लंबा लिया, एक बौना पौधा लिया, संकरण कराया, सारे पौधे लंबे हो गए। यह है प्रभाविता का नियम। फिर मेंडल जी आगे बढ़े और फिर मेंडल जी ने देखा कि जब हमने फिर दो पौधों के बीच में संकरण कराया, इस बार सारे लंबे नहीं हुए, इस बार कुछ लंबे तो कुछ बौने प्राप्त हुए। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो लक्षण था एक पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया बौनेपन का, लेकिन अगली पीढ़ी में दिखाई दिया। यानी ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं और हर लक्षण जो होता है वो पूर्णतया क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। बौनेपन का लक्षण इस पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया पर अंदर छुपा है ना, अगले में दिखाई दिया, पृथक हो गया था। इसका मतलब वो लक्षण, यही है पृथक्करण का नियम। ठीक, अब बात करते हैं स्वतंत्र व्यवहन का नियम। स्वतंत्र व्यवहन देखना, ये आधारित होता है द्विसंकर संकरण पे। अब इसको समझने का कोशिश करना कि मेंडल जी ने जब गोल और हरा लिया, फिर झुर्रीदार पीला लिया, और पहली पीढ़ी में उन्होंने पाया कि सारे बीज गोल और पीले थे। पहली पीढ़ी में इन्हें हरा बीज नहीं दिखाई दिया, पहली पीढ़ी में झुर्रीदार बीज नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगली पीढ़ी में दिखाई दिया। इस बात से क्या पता चलता है कि अगर सोच करके देखो कि दादाजी गोरे, हाँ, और आंखें उनकी काली, सुनिएगा, और दादी के चेहरे पे झुर्री और चेहरा उनका पीला, समझिएगा, मतलब आंखें उनकी पीली क्योंकि आंखें ले रहे हैं और कलर ले रहे हैं। ठीक, पर जो संतान पैदा हुई, यानी जो आपके पिताजी पैदा हुए, वो हो गए गोरे, आंखें हो गई पीली। लेकिन जब पिताजी से अगली संतान पैदा हुई तो उन्हें पता चला कि भैया उन संतानों में कुछ संतानों की आंखें कैसी दिख गई, हरी हरी, है ना, कुछ की दिख गई पीली पीली, कुछ झुर्री वाले थे और कुछ गोल थे। इस बात से क्या पता चलता है कि हर लक्षण क्या है, स्वतंत्र है। अगर वो पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया तो क्या अगली पीढ़ी में नहीं दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि हमारे मम्मी पापा दोनों गोरे हैं और हम जो संतान हम जो हैं वो काले कैसे पैदा हो गए। आप काले इसलिए पैदा हो गए क्योंकि दादा हो सकता है काले रहे हो, नानी, नाना, बाबा, दादी हो सकता है ना। यानी हर लक्षण क्या है, स्वतंत्र है। वो एक पीढ़ी में नहीं दिखाई देगा तो अगली पीढ़ी में दिखाई देगा। और मेंडल का स्वतंत्र व्यवहन का नियम तीसरे नियम दूसरे संकर संकट पे आधारित है, यानी द्विसंकर संकट पे आधारित। और ये तीनों नियम जो हमने आपको समझाए हैं, यही तीनों नियम पेपर में आते हैं। कैसे आते हैं, क्या लिखना है, वो इधर लिखा हुआ। क्लियर है? यहां तक आराम से समझ में आ गई बात? तो अब एक टॉपिक और बचता है और वो टॉपिक है हमारे पास गुणसूत्र। कि भाई गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब सारे बच्चे जा ही रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं है तो हम आराम से ही पढ़ा रहे हैं फिर, है ना। क्या ही दिक्कत है भाई, जब सब जा ही रहे हैं, किसी को कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है, हम भी एक चाय की चुस्की लेके तब आगे बढ़ते हैं। जिसको पढ़ना होगा रुकेगा ही, है ना भाई। क्या कर सकते हैं, हमें लगता है समय बर्बाद ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप जा ही रहे हैं तो जाइए, आराम करिए, हम पढ़ाते रहेंगे। बस एक चाय की चुस्की। चलो, तो अब हम समझते हैं, हम अब आराम से, हम जब देखता हूँ बच्चे जा रहे हैं तो हम और आराम से पढ़ाते हैं। फिर हमको लगता है कि जो रुके हैं वो अपने हैं। चलो देखो इधर, वो टॉपर है। अब हमारे पास क्या लिखा है
कि गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, है ना। अभी भी हमने आपको बताया था कि जो गुणसूत्र होता है, बेहतर तरीके से चित्र बना करके हर एक चीज अच्छे अच्छे से बताया था ऐसे, है ना, कि गुणसूत्र जो होते हैं वो किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ये धागे जैसी संरचना होती है, डीएनए, उसके ऊपर प्रोटीन लगा होता है, उसी से बनता है गुणसूत्र, ठीक। और गुणसूत्र जो होते हैं वो ये तय करते हैं कि एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाएगा, ठीक। यानी कि जैसे अगर मेरी आंखें, मैं लंबा हूं, इसकी जानकारी इस गुणसूत्र के पास रहेगी, ठीक। मेरी आंखें काली हैं, इसकी जानकारी इस गुणसूत्र के पास होगी, है ना। मेरी बात समझिए। मैं मेरी आंखें, मेरे कान चिपके हैं, इसका मतलब इसकी जानकारी इस गुणसूत्र के पास होगी। तो हम समझ गए सर, ये किसी जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, धागे के आकार की संरचनाएं होती हैं, ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, ये कुंडलित धागे जैसी संरचना होती है केंद्रक के अंदर, ऐसे 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 ऐसे। और इसकी खोज किसने करी थी? स्ट्रॉसबर्गर ने इसकी खोज करी थी। बर्गर खा रहे थे और सॉस मांगा, इसलिए उनका नाम हो गया स्ट्रॉसबर्गर। उन्होंने इसकी खोज करी है कब? 1875 में, ठीक। अरे मेरी बात से। और फिर उसके बाद जो गुणसूत्र शब्द है, इसके बारे में बताने वाले वाल्डेयर साहब थे, 1888। समझ लीजिए कि जब गुणसूत्र 13 साल का हो चुका था, तब उसका नाम रखा गया था कि तुम गुणसूत्र हो बेटा। समझ में आ रही बात? ये याद करने का तरीका है जो जीवन भर याद रहेगा, कि जब गुणसूत्र 13 साल का हो गया था तब उसका नाम पड़ा था। तुम्हारा नाम तो पैदा होते ही तुम्हें चुन्नू मुन्नू पुन्नू लोग बुलाने लगते हैं। सोचो कि गुणसूत्र नाम रखने में 13 साल लग गए। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? आगे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि भैया ये गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। अब इसको समझने के लिए मैं एक काला पेज लगाऊंगा, ठीक, उसी में आपको समझाऊंगा। चलो देखो, अब हमने क्या कहा, इसमें काला पेज लगाएंगे। देखो जरा ध्यान से, हमने कहा गुणसूत्र। प्लीज मेरी बात को बहुत अच्छे से, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या टोटल होती है 23 जोड़ी। अगर संख्या पूछी जाए तो कुल 46। अगर संख्या पूछा जाए तो कितने? 46। अब इन जो 23 जोड़ी में से, ये 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से जो हमारे 22 जोड़ी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, इन 22 जोड़ी का नाम कुछ और होता है, और जो एक जोड़ी होता है उसका नाम कुछ और होता है, ठीक। अब ये जो 22 जोड़ी होते हैं, इनका नाम होता है अलिंग। ओके माय डियर, इनको कहते हैं स्वजात, ठीक। इनको अलिंग गुणसूत्र या स्वजात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। एक और भी होता है ऑटोसोम, हाँ ऑटोसोम बोल सकते हो, ऑटोसोम्स, ठीक। अच्छा, एक जोड़ी जो होता है उसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र, क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक। क्लियर है? आ रही मेरी बात समझ? तो इनको क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। अब मेरी बात फिर से समझना, ये जो 22 जोड़ी होते हैं, ये बाकी की चीजों की जानकारी रखते हैं। आंख का रंग, किसका? आंख का रंग, आंख का रंग, शरीर का आकार, है ना, आंख का रंग, शरीर का आकार, है ना, नाक कैसी होगी, कान कैसे होंगे, है ना, होठ कैसे होंगे, आ रही मेरी बात समझ में? बनावट कैसी होगी शरीर की, ये कौन निर्भर करेगा? ये हमारे रखते हैं जो 22 होते हैं। अब लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर ये 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नाक में अगर 2 छेद होते हैं तो 2 ही छेद होते हैं, कान में अगर 2 होते हैं, इधर एक इधर कान 2 होते हैं, 2 ही होते हैं, एक कान किसी के पास नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये 22 जो होते हैं ना,
वो एक जैसे होते हैं नर और मादा दोनों में, लेकिन नर और मादा के अंदर क्या अंतर होता है उस बात से आप भली भांति आप परिचित हो। जो अंतर होता है वो अंतर इस बात पे डिपेंड करता है कि ये एक जो गुणसूत्र है वो कैसा है। अगर ये एक गुणसूत्र इस आकार का है, ऐसा, यानी इधर थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, इसको एक्स वाई बोलते हैं। अगर ये इस तरह का है तो फिर वो नर होगा, अर्थात वो एक लड़का होगा, ठीक। जबकि अगर ये गुणसूत्र ऐसा होगा, अगर ये गुणसूत्र ऐसा होगा तो यह एक मादा होगी, अर्थात यह एक मादा होगी, अर्थात मेरे बच्चों एक्स एक्स, ठीक। ये एक जोड़ी एक्स एक्स एक्स, उधर वाला वाई एक्स, उधर वाला वाई उधर वाला एक्स, ठीक। आ रही मेरी बात सुन, इसलिए इसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई हो कि लिंग गुणसूत्र क्या है, ठीक। अब पेपर में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि लिंग निर्धारण, एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं अभी क्योंकि हमें मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास अगला सवाल जो है वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आप समझाइए। ये अंतिम सवाल होगा आज की क्लास का। इसके बाद ये पूरी जो क्लास होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एमसीक्यू होंगे जो कि बाद में कभी कराए जाएंगे, ठीक। ये आखिरी है। चलो देखो जरा ध्यान से। अगर बच्चों हम बात करें लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का मतलब समझते हो कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, ये कैसे निर्धारित होता है, आप भली बात जानते हो। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमारे आसपास या हमारी माँ, उनके गर्भ में आप जब पहली बार आए तो ये कैसे तय हुआ कि आप एक लड़के ही होंगे या आप एक लड़की ही होंगे, ये कैसे पता चला। मेरी बात समझिएगा, यानी कैसे, कौन सा गुणसूत्र किसके साथ में मिलता है तो एक लड़के का जन्म होता है, और कौन सा गुणसूत्र किसके साथ में मिलता है तो एक लड़की का जन्म होता है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। समझ में आ रही बात। आज आपको पता चलेगा कि कैसे एक लड़के का जन्म होता है, कैसे गर्भ के अंदर पल रही संतान एक लड़का होती है और कैसे वो लड़की होती है, ये समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखो, हमने कहा कि लिंग निर्धारण क्या है, वह एक प्रक्रिया है, यानी एक वह प्रोसेस है जिससे ये पता चलता है कि जंतुओं में लैंगिक जनन के पश्चात यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद होने वाली संतान नर पैदा होगी या मादा पैदा होगी। अब इसको समझने की कोशिश कर। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर कोई नर है जिसके लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, और अगर कोई मादा है जिसके लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो अगर कोई नर है तो उसके गुणसूत्र में जो लिंग गुणसूत्र होगा वो ऐसा होगा, और अगर मादा कोई है तो उसका लिंग गुणसूत्र ऐसा होगा। अरे बात समझे। अब फिर से समझना, अब ये जो x अगर इस x के साथ में मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि x और x बनेगा। अगर ये x इस x के साथ में मिलेगा तो यू नो वेरी वेल कि भाई x और x ही बनेगा। अगर ये y इस x के साथ मिलेगा, x और y बनेगा, और अगर ये y इस x के साथ मिलेगा तो x और y बनेगा। यानी सर हम एक चीज बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि नर के अंदर जो गुणसूत्र है x और y, उससे ये तय हो रहा है कि होने वाली जो संतान है वो लड़का है या लड़की है। ये बात समझिए, यानी कि किसी भी एक नर के अंदर पाया जाने वाला गुणसूत्र XY यह निर्धारित करता है कि संतान लड़की है या लड़का। और हमारा समाज लड़कियों को कोसता रहता है, महिलाओं को कोसता रहता है
कि जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है जिससे इसको लड़के नहीं हो रहे, अर्थात लड़का जन्म नहीं ले रहा इसकी कोख से। सुना है आपने ऐसा? सुना होगा। जबकि साइंस कहती है कि केवल नर रिस्पॉन्सिबल है कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की हो। तो हमारे समाज में चल रही इस तरीके की जो कुरीतियां हैं, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें साइंस के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या मैंने एक्सप्लेन किया? तो भाई अब आप बहुत अच्छे से समझ गए कि अगर नर का वाई मादा के एक्स से मिलेगा तो लड़के का जन्म होगा, अर्थात नर का जन्म होगा। और अगर नर का एक्स मादा के एक्स से मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा। यानी सर समझ गए, 50-50% चांस है। साइंस कहती है कि हम भी क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। अगर मैंने इधर भेदभाव कर दिया तो जैसे नेपाल में अभी जो है क्या चल रहा है, जी जो है आतंक मचा दिए हैं, है ना? अच्छा भी है देखो तो बुरा भी है, जिस नजर से आप देखो। वैसे ही इधर भी हो जाएगा भाई, मानव जाति ऊपर वाले को कोसती रहेगी। समझ में आ रही बात? तो इसलिए साइंस में भी जो है 50-50% दिखाया गया कि भाई 50% चांस है लड़की की, 50% चांस है लड़की की। सर कैसे 50? भाई दोनों की संख्या बराबर है ना, इसलिए। समझ में आ रही बात? यानी अगर मैं इधर अनुपात की बात करूं तो इधर अनुपात 1:1 है, जो पेपर में नहीं आता। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें हमको समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखो। जो एक्स वाई, अब अगर मैं नर के बारे में बात करूं तो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं नर के पास? 46 ना, 23 जोड़ी मतलब 46। 46 में से 44 और प्लस एक्स वाई, यही हो गया। देखो 44, 45, 46। अगर मैं मादा के बारे में बात करूं तो मादा में 44 प्लस एक्स एक्स हो गए टोटल 46। लेकिन इसी को मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। इसको लिख सकता हूं 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। जब ये 22 प्लस एक्स इसके साथ में मिलेंगे तो एक लड़की का जन्म होगा, और जब ये इसके साथ मिलेंगे तो भी एक लड़की का जन्म होगा। जब इसके साथ मिलेंगे तो लड़के का जन्म होगा, और जब इसके साथ मिलेंगे तो भी लड़के का जन्म होगा। इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि 22 प्लस एक्स जब 22 प्लस एक्स से मिलेंगे तो लड़की, 22 प्लस वाई जब 22 प्लस एक्स से मिलेंगे तो लड़के का जन्म। इन्हीं बातों को यहां पर लिखा। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है वो पूर्णतः समाप्त होता है, और इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि मेंडल का नियम, एक संकर संकरण बच्चों, द्विसंकर संकरण, और साथ ही में लिंग निर्धारण। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि हमारा एक ऐप भी है, और उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है ज्ञानोदय के गुरुजी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लोगो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे नीचे चैनल पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमारे पास क्लास 10th के अंतर्गत एक बैच चलता है जिसका नाम है शक्ति बैच। ये शक्ति बैच हमारा कंप्लीट कोर्स वाला, यानी कि फुल कोर्स, जिसके अंदर क्या क्या होता है, मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। जिसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जिसके अंदर अप्रैल से लेकर के एग्जाम तक आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपका सिलेबस सही समय पर अक्टूबर में समाप्त किया जाता है। उसके बाद रिवीजन कराया जाता है। जनवरी में जब मैराथन चलती है तो उसकी हर एक चीज बच्चों को इस शक्ति बैच के अंदर प्रोवाइड की जाती है। हमारा एक बैच और भी आता है जो कि हर साल अक्टूबर में आता है, जिसका नाम होता है अंतिम बैच। अब जो ये अंतिम बैच होता है, ये एक ऐसा बैच होता है
जो कि एक रिवीजन बैच होता है। जिन बच्चों के पास ये शक्ति बैच होता है उनको अंतिम बैच फ्री मिलता है। तो यदि आप चाहें तो इस शक्ति बैच को जाकर के हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐप के अंदर ही एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर आप पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। फिर भी आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है, आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच आपकी कॉल रिसीव की जाएगी और आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं बैच से जुड़ी हुई वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारी जो टीम होगी वो कॉल को उठाएगी और आपकी प्रॉब्लम को दूर करेगी। और इन चैप्टर्स को हम और बेहतर तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, प्लस हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है। इंग्लिश में लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सेंट्रल आइडिया, गद्यांश, पद्यांश, हर एक चीज, अनिवार्य संस्कृत, मैथमेटिक्स का एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। त्रिभुज जैसे चैप्टर में एक भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना कराया गया हो। हर एक चैप्टर में आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाता है। और एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर छोटी छोटी चीज इसके अंदर कराई जाती है। तो आज मैं फिर इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर। सर मैं अंतिम बैच लूंगा, हाँ ज्वाइन कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप शक्ति बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको अंतिम बैच जो होगा वो नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, और शक्ति बैच के अंदर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपका 15 तारीख तक है। तो 15 तारीख के पहले पहले आप इस बैच को और बेहतर तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए फिर इतना ही रखें। चलो, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। एक कमेंट करके बताइएगा आज का ये लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है, बाय।